Hello and welcome everybody. So today we are going to see children with physical disability. This is the CWSN part 2, the second type of disability. ये दूसरी टाइप की डिसेबिलिटी है। हम लोगों ने हमारी लास्ट क्लास में देखा था मेंटल रिटार्डेशन। जो बच्चे मेंटली रिटार्डेड होते हैं उनको हमने देखा था, बट अब हम आज देखेंगे फिजिकल डिसेबल अगर बच्चा है। अब हमने कल डिसेबिलिटी का मतलब समझ लिया था, जो चीज में एबिलिटी नहीं होती है। और एबिलिटी नहीं होने के कई कारण हो सकते हैं, या तो वो पार्ट ही मिसिंग हो, और या तो वो पार्ट होकर इनएक्टिव हो, मतलब वो डिसेबल्ड हो, मतलब वो बिल्कुल भी एक्टिव नहीं हो सक रहा है, तब हम उसे डिसेबल कहेंगे। ठीक है। तो फिजिकल डिसेबिलिटी की जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर बॉडी के फिजिकल फंक्शंस जो हैं वो डिसेबल्ड रहते हैं। मतलब कई बार जैसे हमारे आईज, ईयर्स, नोज प्रेजेंट तो होते हैं, बट उनके अंदर जो होने वाले फंक्शंस हैं वो एक्टिव नहीं रहते, तो इसीलिए उसको भी कहेंगे, फिजिकल डिसेबिलिटी ही कहेंगे। ठीक है। फिजिकल डिसेबिलिटी एक ऐसा एस्पेक्ट है जहां पर जैसे हम कोई हैंडीकैप पर्सन की बात कर रहे हैं, कोई हैंडीकैप है जिसकी मॉनिटरी एड्स अच्छे से, उसके अप्लायंसेस वगैरह जो हैं वो उसको अच्छे से यूज ना कर पाने के कारण फिजिकली डिसेबल्ड हो चुका है, तो ये सारी चीजें जो है ये फिजिकल डिसेबिलिटी के अंतर्गत आएंगी। अब समझते हैं फिजिकल डिसेबिलिटी के क्या कॉजेज है। व्हाट आर द डिफरेंट कॉजेज ऑफ फिजिकल डिसेबिलिटी। जब कोई फिजिकली डिसेबल्ड है तो उसके रीजन क्या हो सकते हैं। सबसे पहला तो या तो उसे कोई इलनेस या कोई जनरल हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती है। दूसरा मेन और इम्पोर्टेंट बात है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का जो कनेक्शन है वो सही नहीं होता। ठीक है। द कनेक्शन ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड इज नॉट प्रॉपर, दैट इज द फिजिकल डिसेबिलिटी पार्ट। ठीक। थर्ड इज डैमेज टू द मसल्स और बोन्स। मसल्स और बोन्स जो हैं उनमें डैमेज हो जाता है, जिस वजह से फिजिकल कनेक्शन जो है मसल्स का और बोन्स का अलग अलग होता है। अब देखिए, ब्रेन का स्पाइनल कॉर्ड और जो अदर न्यूरोलॉजिकल फंक्शंस, जो हमारे न्यूरॉन्स जिन्हें हम कहते हैं, उनके साथ कनेक्शन होता है। तो जब हमारा इन चीजों के साथ कनेक्शन होता है तो वो चीजें हमारे लिए बहुत ज्यादा प्रभाव डालती हैं। ठीक है। तो क्या क्या टाइप के फिजिकल डिसेबिलिटीज होती है, मतलब हमारे शरीर के जो फिजिकली दिखने वाले बॉडी पार्ट्स हैं वो अफेक्ट कर जाएंगे। तो सबसे पहला है न्यूरोलॉजिकल, दूसरा है मस्क्यूलोस्केलेटल, और फिर इसमें अलग से अभी मतलब अदर्स। तो न्यूरोलॉजिकल मीन्स हमारे न्यूरॉन्स का डिस्कनेक्शन जब होता है तब वहां पर जो फिजिकल डिसेबिलिटी होती है वो होती है सेरेब्रल पाल्सी, पोलियो मिटाइल, और फिर कन्वल्शंस जिसे हम फिट्स भी कहते हैं। नेक्स्ट मस्कुलोस्केलेटल्स, इसमें होता है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, अर्थराइटिस, क्लब फुट, क्लेफ्ट और पैलेट। ठीक है। इस टाइप के मस्कुलर स्केलेटल फिजिकल डिसेबिलिटीज होती है। अस्थमा और या एक्सीडेंट के कारण फिजिकली कोई बॉडी पार्ट हमारा डिसेबल्ड है जो एक्टिव नहीं हो रहा, या तो जैसे कि एक्सीडेंट हो गया जिसके बाद से हाथ काम करना बंद कर दिया, पैर काम करना बंद कर दिया, और उस समय से वो वैसे ही है, नमनेस हो रही है, तो ये सारी चीजें भी फिजिकल डिसेबिलिटी के अंतर्गत आती है। तो यूजुअली अगर हम ऐसा समझे कि देखो, मेंटल रिटार्डेशन हमने ये समझा था कि वो बाय बर्थ होता है, लेकिन फिजिकल डिसेबिलिटी इज नॉट कंपल्सरी टू बी बाय बर्थ। ऐसा जरूरी नहीं है कि वो बाय बर्थ ही हो। तो यहाँ पर बेसिकली जो फंक्शंस हैं वो प्रीनेटल फंक्शंस में क्या क्या चीजें हो सकती हैं। सबसे पहला माइजरेबल हेल्थ, प्रेग्नेंट मदर की, मतलब जब मदर की प्रेगनेंसी थी उस दौरान हेल्थ इश्यूज बहुत ज्यादा रहे हों,
तो इसे हम माइजरेबल हेल्थ इश्यूज कहेंगे। फिर उसके बाद में कंजम्पशन, जो न्यूट्रिशियस फूड है उसका कंजम्पशन अच्छी तरीके से नहीं होना, ये चीज़ है। फिर तीसरा, मेडिकल एस्पेक्ट्स, जो मेडिकल कंजम्पशंस है वो अच्छे से नहीं रहना। और इनिशियल स्टेजेस ऑफ प्रेगनेंसी के दौरान अच्छे से ध्यान नहीं रखना। 35 इयर्स की बाद की जो प्रेगनेंसी है या 20 इयर्स के पहले की जो प्रेगनेंसी है उसमें भी कई बार फिजिकल डिसेबल्ड प्रॉब्लम आते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, ड्यूरिंग बर्थ कुछ फिजिकल डिफेक्ट्स जो है लेबर पेन या बर्थ के दौरान भी हो जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि मतलब जब बर्थ के दौरान मिडवाइफ द्वारा अगर कुछ मिस्टेक हो जाता है या फिर नर्सेस के द्वारा कुछ मिस्टेक हो जाता है तभी भी बच्चा फिजिकली चैलेंज्ड हो सकता है। ठीक है। यदि बच्चा का लिए जब जन्म हो रहा है, दैट मीन्स ड्यूरिंग द लेबर पेन, द द पेन इज अर्लियर, मतलब बहुत पहले से पेन हो रहा है और उसको बहुत ज्यादा सहन किया जा रहा है और बच्चे को डिलीवर नहीं किया जा रहा, उसमें भी जो है फिजिकल डिसेबिलिटी के चांसेस होते हैं। फिर इसके बाद में ऑक्सीजन का प्रॉपर सप्लाई नहीं होना ब्रेन में डिलीवरी के दौरान, उसमें भी फिजिकली डिसेबल्ड बच्चे, इसमें ज्यादातर इसमें सेरेबल पाल्सी होती है। ठीक है। फिर बच्चे की हाइट ज्यादा होना और बच्चे की हेल्थ भी ज्यादा होना, या बच्चे को बाहर निकालने के लिए किसी इंस्ट्रूमेंट का यूज करते वक्त बच्चे को कुछ तकलीफ या परेशानी हो जाना, चाइल्ड बर्थ से पहले एक्सेसिव ब्लीडिंग होना, पेल्विस एरिया काफी ज्यादा नैरो होने के कारण भी कई बार बेबी अच्छे से नॉर्मल डिलीवरी के दौरान बाहर नहीं निकल पाता, तो कुछ एरियाज दब भी सकते हैं। कॉम्प्लिकेटेड डिलीवरी, बेबी का वेट ज्यादा होना और न्यूट्रिशनल हेल्थ प्रॉपर ना होना। अब बर्थ के बाद यूजुअली फिजिकल डिसेबिलिटी जो है न्यूट्रिशन प्रॉपर तरीके से ना लेने के कारण या कोई एक्सीडेंटल समस्या होने के कारण हो सकती है। सो बेसिकली न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जब बच्चे को रहते हैं जिससे फिजिकल डिसेबिलिटी सबसे ज्यादा हाई मानी जाती है, वो होता है मेंटल फंक्शंस या कन्वल्शंस। ठीक है, मेंटल फंक्शंस अच्छा नहीं होगा, कन्वल्शंस बहुत ज्यादा होगा। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो मेंटल फंक्शन के लिए जो एक फिजिकल डिसेबल्ड पार्ट है तो वो है सेरिबल पाल्सी। सेरेबल पाल्सी एक ऐसी सिचुएशन है जहां पर ब्रेन जो है वो डैमेज हो जाता है और वह व्यक्ति का बॉडी पार्ट का कोऑर्डिनेशन नहीं रहता, जिसकी वजह से व्यक्ति पैरालाइज्ड हो जाता है। तो पैरालाइज्ड होने के कारण उसके हैंड्स और लेग्स की मूवमेंट नहीं होती है। तो जब हैंड्स और लेग्स की मूवमेंट नहीं होगी तो जो जरा सा जर्क भी मिलेगा तो भी वो व्यक्ति गिर सकता है। तो ऐसी सिचुएशन या कंडीशन सेरेब्रल पाल्सी के समय हो सकती है। मतलब ब्रेन जो डैमेज रहेगा ना तो ब्रेन जो मैसेज और सिग्नल्स प्रॉपर नहीं दे पाएगा। सिंपल सा एक एग्जांपल यहाँ पे दिया है कि अगर वो व्यक्ति खाना खा रहा है तो वो खाना अंदर गल्प नहीं कर पाएगा, मतलब उसको स्वॉलो नहीं कर पाएगा और उसके मुंह से हमेशा सलाइवा जो है वो निकलता जाएगा। उसको लेटा के जबरदस्ती अंदर खाना डालना पड़ता है कि वो अपने आप पेट में जाए। ठीक है। तो इतना बुरा कंडीशन हो जाता है सेरेब्रल पाल्सी का अगर वो हायर स्टेज पे चला जाए। नेक्स्ट इज मेंटल रिटार्डेशन। मेंटल रिटार्डेशन हम ऑलरेडी देख चुके हैं पहले, सो इट इज सेम लाइक हैंडीकैप्ड सिचुएशन अगर सीवियर है तो। नेक्स्ट इज विजुअल डिफेक्ट्स। विजुअल डिफेक्ट्स मतलब आंखों से विजन की डिफिशियंसी होना। स्पीच डिफेक्ट्स, अच्छे से बोल नहीं पाना। परसेप्चुअल डिसऑर्डर, ये मतलब आप सेंसेस को परसीव नहीं कर पा रहे हैं अच्छे से। ठीक है, दैट इज परसेप्चुअल डिसऑर्डर। ठीक है। और फिर हियरिंग डिफेक्ट्स, सुन नहीं पा रहे हैं अच्छे से किसी भी ये सेरेब्रल पाल्सी में ही ये सारी चीजें होती हैं।
मतलब अगर आपको सेरिब्रल पाल्सी है तो इनमें से कोई एक चीज आपका होगा, मतलब मेन एक हिसाब से भैया ब्रेन जो है वो ही फंक्शन करना बंद कर देगा तो फिर आगे के पार्ट्स होंगे, आगे के काम ही कैसे होंगे। ठीक है। अच्छा, अब ये सेरिब्रल पाल्सी यूजुअली होता कैसे, एक तो मैंने वो आपको अभी ये बताया था कि यूजुअली जो है ब्रेन में ऑक्सीजन की प्रॉपर सप्लाई ना होने के कारण, दिस इज द मेजर रीजन। एंड द सेकेंड इज अर्ली बर्थ, ओके, प्रीमेच्योर डिलीवरी है, इसमें भी हो सकता है। और इसके अलावा अंडर न्यूट्रिशन डिलीवरी है तो उसमें भी हो सकता है, बट यूजुअली लैक ऑफ ऑक्सीजन से सबसे ज्यादा होता है। सेरिब्रल पाल्सी जो है उसकी या कॉजेज या तो हेड में इंजरी, या तो कोई कंटिन्यूस इन्फेक्शियस डिसीज, या कोई पॉइजनस सब्सटेंस का इनटेक, या कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन विच इज लेस, लो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन कंटिन्यूसली, मतलब ऑक्सीजन की सप्लाई बिल्कुल नहीं होगी तभी भी ये चीजें आएंगी। सेरिब्रल पाल्सी को अलग अलग सिचुएशंस पे डिसेबिलिटी की एक्सटेंट को अंडरस्टैंड किया जाता है। तो यहाँ पर बच्चे को हम किन और कैसे लेवल्स पर अंडरस्टैंड कर सकते हैं, पहले तो हमें बच्चे से बात करनी है, थोड़ा समय देना है, और बच्चे को एक नॉर्मल अपीयरेंस पर अंडरस्टैंड करवाना है कि आप नॉर्मल चाइल्ड हो और आप हर जगह नॉर्मली आ जा सकते हो। एक तो ये बच्चे को करवाना बहुत ज्यादा जरूरी है, अलग अलग अप्लायंसेस का यूज भी करवाएं। फिजियोथेरेपिस्ट और मेडिकल कंट्रोल वाली जितनी भी अप्लायंसेस हैं उनका उपयोग करके इनके लोकोमोटरी एक्शंस को भी एक्टिवेट कराना ये भी जरूरी है। स्टिमुलस ट्रेनिंग्स और होम एनवायरनमेंट पर एजुकेशनल इफेक्ट्स को अंडरस्टैंड करना with respect to speech, debate, recitation, and many different activities. नेक्स्ट, जैसे अब मैंने आपको बताया था ना वो बच्चे को सब कुछ बताना पड़ता है, तो इसका बेसिक में कुछ चीजें हैं जो हम घर पे भी कर सकते हैं एज अ पेरेंट। वी एज अ टीचर वी कैन टेल दीज टाइप ऑफ थिंग्स टू द पेरेंट एज वेल, ऐसी चीजें हम पेरेंट को भी बता सकते हैं। तो बेसिकली क्या है, बच्चे को ईटिंग स्वॉलोइंग ये सारी चीजें अच्छे से बताना, उसके जो सलाइवा है ड्रूपिंग होता है उसको अच्छे से पोंछना। ठीक है। हियरिंग की सेंस के लिए लिपसिंग का ध्यान देना, अगर आप सुन नहीं पा रहे हैं तो आप होठों का लिपसिंग कैसा हो रहा है वैसा और उसके अनुसार समझे, बिकॉज लिपसिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब अगर हम देखेंगे कि यहाँ पर अलग अलग डिसीजेस के क्या क्या टाइप्स हो सकते हैं, नेक्स्ट है हमारा पोलियो। अभी हमने सेरेब्रल पाल्सी देखा, नेक्स्ट है पोलियो। तो पोलियो में दो टाइप के पोलियो होते हैं, एक होता है बल्बर पोलियो, दूसरा होता है स्पाइनल पोलियो। बल्बल पोलियो जो है वो ब्रेन को डैमेज करता है जहां पर बॉडी के ऑर्गन सेरेब्रल पाल्सी की तरह ही रहते हैं। स्पाइनल पोलियो जो है वो इन्फेक्शन नर्व्स और स्पाइनल कॉर्ड के कनेक्शन पे देता है, मतलब एक हिसाब से ब्रेन ही अच्छे से काम नहीं करना है पोलियो कहलाता है। बट हमारे हाथ पैर टेढ़े हो जाना, अच्छे से चल नहीं पाना, वो देखकर हमको लगता है कि ये मस्कुलर डिसीज होगा, बट इट एक्चुअली अफेक्ट्स द ब्रेन, ये ब्रेन का ही असर कहलाता है। इसके तीन स्टेजेस होते हैं पोलियो के। सबसे पहले तो बच्चे को माइल्ड फीवर, सोर थ्रोट, वीकनेस, मतलब एक नॉर्मल फीवर की तरह इसके सिम्टम्स होते हैं। फिर उसके बाद में फीवर कंटिन्यू होता है, हेडेक, ब्रेकडाउन पेन, दर्द होना नाक कान की जगह पर, और लूज मोशंस होना, मतलब जनरल बीमारी के सिम्टम्स है। इसीलिए कभी कई बार पोलियो डिटेक्ट भी नहीं हो पाता, जब हाथ पैर मुड़ने लगते हैं तभी ही समझ आता है, अगर दो बूंद जिंदगी के नहीं पिलाए तो।
वैसे भारत में पोलियो अब पूरी तरीके से भाग चुका है, क्योंकि दो बूंद जिंदगी की चल रही है। नेक्स्ट, मैनेजमेंट इसका, पोलियो की ड्रॉप्स अच्छे से पिलाई जा रही है रेगुलरिटी से, आंगनवाड़ी से लेकर घर तक और घर से आंगनवाड़ी तक पूरी तरीके से पोलियो की ड्रॉप्स को अच्छे से व्यवस्थित रूप से बाल स्त्रियों को दिया जा रहा है। नेक्स्ट है फिट, जिसको हम कन्वल्शंस भी कहते हैं। कन्वल्शंस मतलब यहाँ पर एक अचानक से एक ऐसी रेस्ट्रेंट बिहेवियर हो जाता है, और फिर वो व्यक्ति जो है वहां पे जो भी चीज रहेगा उसको पकड़कर गिर भी सकता है। ऐसे इफेक्ट्स आ जाते हैं। जो एक सेंसेशन को कंटिन्यूटी में बिलीव करता है उसको हम कन्वर्जेंस कहते हैं। पहले जमाने में गांव में ना ऐसे किसी को माता या भ्रम ऐसी सारी चीजें आती थी ना, तो वो भी ऐसे ही फिट्स में जैसे हिल रहे हैं ना वैसे मोशन में, वैसे ही हिलना डुलना और ये सारी चीजें चलती थी। तो बेसिकली अभी हम लोगों ने देखा जो न्यूरो वाली जो डिसीजेस थी, वो अब हम देखेंगे। नेक्स्ट, मस्कुलर स्केलेटल। मस्कुलर स्केलेटल में 12 चीजें। अब इसमें सबसे पहला है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, मतलब मसल्स का डिसफंक्शन, अच्छे से इनका फंक्शन नहीं होना, दैट इज मसल डिसफंक्शन। नेक्स्ट, मैनेजिंग द चाइल्ड विद मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर। अब यहाँ पे मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर को कैसे मैनेज करेंगे? फिजिकल डिसेबिलिटी को दूर करने का प्रयास करेंगे, एक्सीडेंट से बचेंगे, और इसके साथ साथ में कोई भी ऐसी डिसीज आपको पकड़नी नहीं चाहिए। अगर कोई परहेज बता रहा है ये करो वो करो, ये ऐसा करना है वैसा करना है, सो प्लीज अगर आप वो परहेज करने लायक हो तो जरूर करें, अगर नहीं है तो एक अलग बात है। अगर आप चाइल्ड केयर सेंटर ओपन कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको गवर्नमेंट द्वारा रिहैबिलिटेशन सेंटर उसी एरिया में बहुत ही अच्छी तरीके से मिल सकता है। So here we have completed the physical disabled disability part. If you have any doubts, you can just ask. Now please put the message in the class WhatsApp group so that I can just give the message. Next, we will be doing children with behavioral disorder.